क्या होगा अगर एक सीटी बजाते ही मौत आपका नाम पुकार ले? और सबसे खतरनाक बात, आप उसी उम्र में मरे जितनी उम्र में आपकी असली मौत लिखी थी। उन्होंने बस एक गेम खेला था मरे हुओं को बुलाने का, लेकिन उन्हें नहीं पता था असल में उन्होंने अपनी ही मौत को बुला लिया है। अगर आपकी मौत तय है तो क्या आप उसे किसी और पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या मौत हमेशा अपना कर्ज वसूल करती है? एक सीटी, एक आवाज, और उसके बाद हर शख्स को दिखने लगता है उसकी खुद की मौत। अब सवाल यह है, कौन बचेगा और किसकी बारी अगली है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। फिल्म की शुरुआत होती है बास्केटबॉल कोर्ट पर गूंजती रेफरी की तीखी सीटी की आवाज से। पूरा स्टेडियम शोर से भर चुका है। टीम स्टॉकर्स 4 पॉइंट से आगे है, जबकि वुल्व्स अभी तक 0 पर अटकी हुई है। टाइम आउट के दौरान कोच अपने खिलाड़ियों को घेर कर खड़ा है। उसके चेहरे पर सख्ती है मगर आवाज में उम्मीद। वो उन्हें याद दिलाता है कि घड़ी में सिर्फ 44 सेकंड बचे हैं। दिमाग साफ रखो, वो कहता है। डीन को हिदायत देता है कि गेंद पकड़कर सीधे हॉर्स को पास करे, और हॉर्स से कहता है कि हर हाल में वो बास्केट डाले। खेल फिर से शुरू होता है। वुल्व्स किसी तरह 2 पॉइंट हासिल कर लेते हैं। भीड़ पागलपन की हद तक चिल्ला रही है। हॉर्स एक पल के लिए मुस्कुराते हुए दर्शकों की तरफ देखता है, लेकिन उसी क्षण उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी नजर चीयर करती भीड़ के पीछे खड़ी एक अजीब सी परछाई पर टिक जाती है। वो जैसे किसी को घूर रही हो, उसी को। हॉर्स सिर झटक कर खुद को संभालता है और खेल में ध्यान लगाता है। सेकंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। डीन गेंद उठाकर हॉर्स की तरफ फेंकता है। हॉर्स छलांग लगाता है और गेंद को बास्केट की तरफ उछाल देता है। गेंद हवा में तैर रही है, लगभग रिंग से गुजरने ही वाली है। तभी हॉर्स फिर उसी परछाई को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है। भीड़ जीत के जोश में फट पड़ती है, मगर हॉर्स जश्न मनाने के लिए रुकता नहीं। वो बिजली की तरह लॉकर रूम की तरफ भागता है। कांपते हाथों से अपना लॉकर खोलता है। डर इतना गहरा है कि उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो लॉकर से कोई चीज निकालता है, उसे जमीन पर गिराता है, और जैसे ही वो परछाई करीब आती महसूस होती है, वो भारी वजन उठाकर उस चीज को पूरी ताकत से तोड़ देता है। हांफते हुए वो बड़बड़ाता है, वो चला गया, मुझे अकेला छोड़ दो। वो सहमे हुए दरवाजे की तरफ झांकता है। दरवाजा खुलता है, मगर अंदर उसके टीममेट्स हैं। सब उसे जीत की बधाई देने दौड़ते हुए आते हैं। उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ जाती है। दृश्य बदलता है। हॉर्स शावर के नीचे खड़ा है। बाहर से डीन की आवाज आती है, क्या हमेशा वहीं खड़ा रहेगा? तभी हॉर्स की नजर ड्रेन की तरफ जाती है। अचानक वहां से गाढ़ा काला धुआं उठने लगता है। वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही उस धुएं में से एक जलती हुई भयानक आकृति बाहर निकलती है। उसका जला हुआ हाथ सीधा हॉर्स के गले में घुस जाता है, और एक पल में हॉर्स भीतर से जल उठता है। आग उसके शरीर को अंदर से बाहर तक भस्म करने लगती है। उसके दोस्त बेबस खड़े देखते रहते हैं। उनका साथी उनकी आंखों के सामने जिंदा जल जाता है। कहानी फिर एक सामान्य दिन की तरफ मुड़ती है। क्रिस अपने कमरे में बैठी है। हाथ में पेंसिल है और वो पेड़ पर बैठे एक पक्षी की तस्वीर बना रही है। अचानक उसका ध्यान कहीं खो जाता है। उसकी आंखें फर्श पर खालीपन से टिक जाती हैं। तभी दरवाजे पर रे दिखाई देता है, हाथ में नाश्ता लिए। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे उसकी पैकिंग में मदद करके खुशी होगी। कुछ ही देर में दोनों उसकी नई स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल के गलियारों में कदम रखते ही क्रिस को महसूस होता है कि हर नजर उसी पर टिकी है। रैल्फ उसे ग्रेस नाम की किसी लड़की के बारे में बताता है। जब क्रिस मान लेती है कि उसे वो लड़की आकर्षक लगती है, तो साथ ही ये भी साफ कर देती है कि वो किसी का ध्यान खींचना नहीं चाहती। मामला तब उलझ जाता है जब उसे मेसन का पुराना लॉकर दिया जाता है। कुछ छात्र उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनका कहना है कि वो उस लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके दोस्त का था। तभी ग्रेस आगे बढ़कर रैल्फ के बारे में सवाल करती है। बात बढ़ती है और वो लड़के रैल्फ का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एली बीच में आकर उन्हें रोकती है और उनकी बेहुदा बातों पर लगाम लगाती है। दूसरी तरफ डीन को ये सब मजेदार लग रहा है, मगर अब क्रिस तंग आ चुकी है। वो अचानक डीन को जोरदार लात मार देती है। इतने में मिस्टर क्रैरेवन वहां पहुंच जाते हैं और सख्ती से सबको चुप कराते हैं। जब डीन शिकायत करता है तो एली क्रिस का बचाव करती है, मगर क्रैरेवन किसी की नहीं सुनते। सबको डिटेंशन दे दी जाती है। एली सबकी तरफ से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस ठंडे लहजे में उसे टाल देती है। साफ कर देती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अपने लॉकर पर लौटकर क्रिस को एक अजीब चीज मिलती है, एक बर्तन जैसी आकृति वाला डब्बा। वो उसे खोलती है तो अंदर एक खोपड़ी दिखाई देती है, लेकिन गौर से देखने पर समझ आता है कि वो असल में एक सीटी है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेती है, उससे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसे बजाने ही वाली थी कि तभी घंटी बज जाती है। क्रैरेवन की क्लास में क्रिस देर से पहुंचती है। इसी दौरान वो सीटी उसके बैग से गिर पड़ती है। क्रैरेवन उसे उठाकर कहते हैं कि ये काफी अजीब वस्तु है और उसे अपने पास रख लेते हैं। पूरी क्लास उनके चारों तरफ जमा हो जाती है। कोई ध्यान देता है कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, पिस्गा। क्रैरेवन ऐलान करते हैं कि क्योंकि ये स्कूल की संपत्ति है, इसलिए ये अब उनके पास ही रहेगी। बाद में एडी सबको बाहर मिलने की बात करता है। उधर रैल्फ और क्रिस बातचीत कर रहे होते हैं। तभी रैल्फ को याद आता है कि वो अपनी किताब क्लास में भूल गया है। वो उसे लेने वापस चला जाता है। इस बीच क्लासरूम में मिस्टर क्रैरेवन उस सीटी के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन कर रहे हैं।
उनकी आंखें फैल जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी प्राचीन चीजें हजारों डॉलर में बिक रही हैं। लालच उनके चेहरे पर साफ झलकता है और वो उसे बेचने के लिए ऑनलाइन लिस्ट करने ही वाले हैं। मिस्टर क्रैरेवन के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना पहले इसे परख लिया जाए। जैसे ही वो सीटी में फूंक मारते हैं, पास की खिड़की का शीशा धमाके से चटक कर टूट जाता है। वो घबराकर वॉशरूम की तरफ निकल जाते हैं। उसी दौरान राल्फ चुपके से खाली क्लासरूम में दाखिल होता है। उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है जहां उस सीटी की कीमत हजारों डॉलर में दिखाई दे रही है। लालच उसके चेहरे पर साफ झलकता है। बिना देर किए वो सीटी उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। बाहर क्रिस की मुलाकात नोआ से होती है, जो खुद को पादरी बताता है। वो उसे अपने चर्च आने का न्योता देता है, कहता है कि भगवान को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन बात करते करते वो असहज तरीके से उसके बहुत करीब आने लगता है और चोरी छिपे उसे नशे की गोलियां देने की कोशिश करता है। तभी राल्फ बीच में आ जाता है। वो नोआ को रोकने की कोशिश करता है, मगर नोआ उस पर भारी पड़ता है। वो राल्फ को बुरी तरह पीटने ही वाला होता है, फिर आखिरी पल पर रुककर उसे धमकी देकर चला जाता है। नोआ के जाते ही राल्फ क्रिस को सच्चाई बताता है। शहर के लोग नोआ को एक आदर्श मानते हैं, अपने बच्चों को उसके चर्च भेजते हैं, मगर असलियत यह है कि वो उन्हीं बच्चों को नशा बेचता है। अब तक उसकी वजह से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। शाम को सब एक दोस्त के घर इकट्ठा होते हैं ताकि अपना निबंध पूरा कर सके। राल्फ चोरी की हुई सीटी सबको दिखाता है। ऊपर बालकनी से ग्रेस का भाई चुपचाप सब देख रहा होता है। ग्रेस एक अजीब सा सुझाव देती है, क्यों ना हम एक खेल खेलें, ऐसा खेल जो मरे हुए लोगों को वापस बुलाए। सबको ये ख्याल रोमांचक लगता है। क्रिस घर जाने की कोशिश करती है, मगर एली उसे रोक लेती है। वो कहती है, थोड़ा मजा कर लो, क्या जाता है। क्रिस लगभग निकल ही रही होती है कि तभी ग्रेस सीटी को होंठों से लगाकर जोर से फूंक मारती है। एक बेहद तीखी, कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। डीन अचानक चुप हो जाता है। उसे उस आवाज के अलावा कुछ और सुनाई देता है, जैसे किसी के कदमों की आहट जो उनकी तरफ बढ़ रही हो। उधर स्कूल में मिस्टर क्रैरेवन को एहसास होता है कि सीटी गायब है। वो बेचैनी से उसे ढूंढने लगते हैं। जेनिटर चार्ली अपनी ड्यूटी पर गलियारे में घूम रहा होता है, तभी क्रैरेवन उसे आवाज देते हैं। उसी पल क्रैरेवन की नजर दूर खड़े एक साए पर पड़ती है, एक आकृति जो अस्वाभाविक रूप से बिल्कुल स्थिर खड़ी है। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी चार्ली वहां आ जाता है। क्रैरेवन खुद को समझा लेते हैं कि शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, मगर जैसे ही वो दोबारा अपनी क्लास में कदम रखते हैं, सामने एक प्राचीन भूतिया शक्ल खड़ी होती है। वो झपटकर उन पर हमला करती है और वहीं उनकी जान ले लेती है। ग्रेस के घर पर माहौल अभी भी हल्का फुल्का है। डीन मजाक कर रहा है। क्रिस आखिरकार वहां से निकलने का फैसला करती है। एली उसके पीछे बाहर आती है। वो उसे याद दिलाती है कि कल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, शायद आखिरी बार जब वे सब साथ होंगे, क्योंकि उसके बाद सब बड़े हो जाएंगे। वो चाहती है कि क्रिस जरूर आए। राल्फ जाते जाते एली को उसका डायबिटीज किट थमा देता है। एली को जाते हुए देखकर क्रिस के मन में सवाल उठता है, क्या एली सच में लड़कों में दिलचस्पी रखती है या कुछ और है। उस रात क्रिस अपने कमरे में बैठी संगीत सुन रही है। वो एली को एक मैसेज टाइप कर रही है। सवाल कुछ ज्यादा ही निजी और उत्तेजक है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पेड़ पर खड़े एक साए पर पड़ती है। अचानक राल्फ उसके पास आ खड़ा होता है। दोनों दोबारा देखते हैं, मगर वो आकृति गायब हो चुकी होती है। घबराहट में क्रिस से गलती से वही मैसेज भेज दिया जाता है। वो घबरा जाती है। कुछ ही देर में एली का जवाब आता है, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बस कल के फेस्टिवल की बात कर रही होती है। दूसरी तरफ ग्रेस पूल के पास बैठकर अपना असाइनमेंट पूरा कर रही है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो समझती है कि शायद जिमी होगा। वो ऊपर देखती है तो जिमी लाइट्स बंद कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई तेजी से गुजरता है। ग्रेस सोचती है कि शायद डीन मजाक कर रहा है, मगर तभी कोई उसके कंधे को छूता है। वो पलटती है, मानो टिम्मी उसे डराने आया हो। अगली सुबह स्कूल में एक सभा रखी जाती है मिस्टर क्रैरेवन की मौत पर शोक जताने के लिए। ये खबर क्रिस और राल्फ दोनों को गहरा झटका देती है। सभा के दौरान एली नोटिस करती है कि उनके आगे बैठी एक लड़की अजीब हरकतें कर रही है। उसका व्यवहार ऐसा लगता है जैसे किसी दानवी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। राल्फ सुझाव देता है कि सीटी को मेसन के परिवार को लौटा देना चाहिए। क्रिस और एली साथ में मेसन के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में एली को क्रिस का टैटू दिखाई देता है। वो उसकी तारीफ करती है। घर पहुंचकर वे देखते हैं कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। वे अंदर जाते हुए आवाज लगाते हैं। एक कमरे में क्रिस को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी मेसन की माँ इवी सामने आती हैं। वे उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाती हैं जो पुरानी और दुर्लभ चीजों से भरा हुआ है। जब क्रिस सीटी लौटाने की कोशिश करती है तो इवी उसे रोक देती हैं। वो कहती हैं, ये कभी मेरी नहीं थी, ये चीज लोगों को खुद चुनती है। पहले इसने मेरे पोते को चुना, फिर मुझे, और अब इसने तुम्हें चुना है। क्रिस बताती है कि क्रैरेवन ने इसे बजाया था, जैसे मौत को बुला लिया हो। इवी उसकी बात सुधारती हैं। ये मौत को नहीं बुलाती, ये तुम्हारी मौत को बुलाती है। वो समझाती हैं कि हर इंसान की मौत का एक तय वक्त होता है, लेकिन अगर कोई इस सीटी की आवाज सुन ले तो मौत तय समय से पहले आ जाती है। और अब सबसे डरावनी बात, आइवी कहती हैं, जब मौत तुम्हें लेने आती है तो तुम उसी उम्र में बदल जाते हो जितनी उम्र में तुम्हारी स्वाभाविक मौत होनी थी।
ये सुनकर जैसे जमीन खिसक जाती है, वो सीटी वापस क्रिस के हाथ में थमा देती हैं। घर से बाहर निकलते ही एली धीरे से कहती है कि शायद आइवी की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है वो किसी दवा के असर में हो। उधर हार्वेस्ट फेस्टिवल पूरे शबाब पर है, रोशनी, शोर, संगीत, हर तरफ उत्सव का माहौल। राल्फ आज खास अंदाज में सजा धजा पहुंचा है। उसकी नजर ग्रेस पर पड़ती है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। ग्रेस मुस्कुराकर उसे नरमी से मना कर देती है। तुम बहुत अच्छे हो राल्फ, लेकिन तुम किसी और लड़की को मुझसे कहीं ज्यादा खुश कर पाओगे। वो उसके गाल पर हल्की सी किस करती है और चली जाती है। क्रिस के मन में अब भी मेसन और क्रावेनन की मौत को लेकर शक है, इसलिए वो और एली चुपके से अस्पताल में घुस जाते हैं ताकि मेडिकल रिकॉर्ड देख सकें। बड़ी मुश्किल से वे फाइलें निकाल लेते हैं, मगर तभी एक डॉक्टर कमरे में आ जाता है। दोनों छिपने पर मजबूर हो जाती हैं। छिपे छिपे ही क्रिस फाइल पर नजर डालती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मेसन की मौत के समय उसका शरीर 40 साल के आदमी जैसी हालत में था। उसे आइवी की बात याद आती है, तुम उसी उम्र में बदल जाते हो जितनी उम्र में तुम्हारी असली मौत होनी थी। दोनों को एहसास होता है कि खतरा कितना बड़ा है। वे भागते हुए बाकी दोस्तों को चेतावनी देने निकलती हैं। रास्ते में नोआ मिल जाता है। इस बार एली बिल्कुल नहीं हिचकती, वो उस पर टूट पड़ती है। क्रिस भी उसे उन मरे हुए बच्चों की याद दिलाकर कुछ घूंसे जमा देती है। फिर वे जल्दी से राल्फ को ढूंढने निकलती हैं ताकि मिलकर सबको आगाह कर सकें। फेस्टिवल में ग्रेस एक डरावने भूल भुलैया खेल के अंदर है। चारों तरफ नकाब पोश लोग अचानक सामने आकर डराते हैं। वो हंसते हंसते आगे बढ़ती है, मगर फिर उसे कुछ अलग दिखता है। एक औरत जो बस खड़ी है, बिना हिले, बिना कुछ बोले, बस उसे घूर रही है। ग्रेस घबरा जाती है और दौड़ने लगती है, लेकिन वो औरत हर मोड़ पर उसके सामने आ खड़ी होती है। उधर डीन भी उसी भूल भुलैया में है। एली, क्रिस और राल्फ भी अंदर घुस चुके हैं, सबको ढूंढते हुए। ग्रेस अब बुरी तरह डरी हुई है। वो डीन को फोन करती है, मगर डीन समझता है कि वो मजाक कर रही है। अचानक वही औरत फिर सामने आती है। इस बार उसके हाथ में फावड़ा है। एक जोरदार वार सीधे ग्रेस के सिर पर पड़ता है। ग्रेस जमीन पर गिर जाती है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर रेंगते हुए भाग निकलती है। कुछ देर बाद होश में आती है और फिर दौड़ पड़ती है। एक बंद रास्ते पर पहुंच जाती है। उसे एक छोटा सा सुराख दिखता है। वो उसमें घुसने लगती है। तभी वो औरत उसका टखना पकड़ लेती है और उसे पीछे खींचने लगती है। ग्रेस पूरी ताकत से लात मारती है, खुद को छुड़ाती है और आखिरकार उस घंटी तक पहुंच जाती है जो खेल खत्म होने का संकेत देती है। मगर खेल खत्म नहीं हुआ। वो औरत आखिरी बार उस पर हमला करती है और फिर सबकी आंखों के सामने ग्रेस का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। उसकी जवानी पलक झपकते ही झुर्रियों में बदल जाती है। वो एक बूढ़ी औरत बन जाती है और वहीं दम तोड़ देती है। डीन ठीक उसी वक्त वहां पहुंचता है। उसके सामने ग्रेस की बेजान देह लटकी रहती है। स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर एली और क्रिस सच्चाई राल्फ और डीन के सामने रखती हैं। डीन यकीन करने से इनकार कर देता है। वो सारा इल्जाम क्रिस पर डाल देता है। जब से तुम आई हो सब गलत हो रहा है। क्रिस समझाती है, हम सब ने सीटी की आवाज सुनी थी, इसका मतलब है हमने मौत को खुद बुलाया। राल्फ पलटकर डीन पर बरस पड़ता है। ये बेवकूफी भरा खेल शुरू ही क्यों किया? डीन का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाता है कि ग्रेस ने कभी उसे मौका ही नहीं दिया होता और गुस्से में वहां से चला जाता है। वो अपनी छत पर अकेला बैठा है, इस सच के साथ कि वो बचपन से ग्रेस से प्यार करता था। रात को वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए घर पहुंचता है। ड्राइववे में उसे एक घायल आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और पलक झपकते ही वो आदमी गायब हो जाता है। उधर एली और क्रिस साथ हैं। क्रिस अपने दिल का बोझ खोलती है। वो अपने पिता की मौत का जिक्र करती है। एक कार हादसा, अचानक सामने आया ट्रक और एक पल में सब खत्म। वो बताती है कि तब से वो खुद को दोषी मानती रही है। अपने पिता के गाने सुनती है ताकि खुद को उनके करीब महसूस कर सके। एली ध्यान से सुनती है, फिर उसे चूम लेती है। वो कहती है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई दर्द होता है। दोनों एक दूसरे को सहारा देती हैं और उस रात उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। राल्फ को अब अपने ही मौत के खौफनाक दृश्य दिखने लगते हैं। अगले दिन तीनों आइवी से मिलने जाते हैं। वे बेहद कमजोर हालत में हैं। साफ है कि उनका अंत करीब है। वो बताती हैं, मौत को वापस नहीं बुलाया जा सकता, मगर उसका रास्ता बदला जा सकता है। वे हैरान होकर पूछते हैं, कैसे? आइवी कहती हैं, अपनी मौत किसी और को सौंपकर, एक बलि की तरह। लेकिन वो साफ चेतावनी देती हैं, मौत को हराया नहीं जा सकता। क्रिस आईने में अचानक अपनी ही मौत की झलक देखती है और उसी पल आइवी आखिरी सांस ले लेती हैं। राल्फ के मन में आइवी की बात घर कर जाती है। मौत को किसी और पर ट्रांसफर करना। उसके दिमाग में एक योजना आकार लेने लगती है।
उधर डीन घर पर बैठा खबरें देख रहा है। रात में मिली एक लाश को सुनकर उसका दिल बैठ जाता है। वो ग्रेस है। अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंधेरे में उसे एक डरावना दानवी हाथ दरार से अंदर आता दिखता है। वो घबराकर दरवाजा पटक देता है और ताला लगा देता है। नीचे उसके माँ बाप उसकी हालत को लेकर परेशान बैठे हैं। और तभी अचानक उसके कमरे की अलमारी के भीतर से वो सत्ता फटकर बाहर आती है और डीन को जकड़ लेती है। डीन की मौत एक हादसे में लिखी थी और अब वही होने वाला है। मौत उसे मजबूर करती है कि वो ठीक उसी तरह हर हरकत दोहराए जैसे उसके नसीब में था। वो काबू खो देता है, घटनाएं उसी दिशा में मुड़ती जाती हैं और पलक झपकते ही उसका अंत हो जाता है। डीन चला जाता है। उधर एली और क्रिस राल्फ के कमरे की तलाशी लेती हैं। दीवारों पर लगी तस्वीरें देखकर उनका खून जम जाता है। उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि राल्फ किस तरह मरने वाला है। तभी उन्हें समझ आता है राल्फ क्या करने जा रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। राल्फ पहले ही नोआ को ढूंढ चुका है। उसके हाथ में बंदूक है। वो ठान चुका है कि अपनी मौत नोआ पर थोप देगा। वो नोआ को घेर लेता है और बंदूक उसकी कनपटी पर तान देता है। नोआ छटपटाता है, उससे भिड़ जाता है। किसी तरह बंदूक उसके हाथ में आ जाती है। वो ट्रिगर दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। राल्फ जानता था उसकी मौत गोली से नहीं लिखी थी। वो नोआ को बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है और बांध देता है। अब वो नोआ के खून के जरिए मौत का हस्तांतरण पूरा करने ही वाला है कि तभी एली और क्रिस वहां पहुंचकर उसे रोक लेती हैं। इससे पहले राल्फ ने नोआ को उसकी ही ड्रग्स जबरन खिलाई थी। अब नोआ बुरी तरह नशे में है, ऐसी चीजें देख रहा है जो असल में मौजूद नहीं। राल्फ बड़बड़ाता है, आखिर सबको मरना ही है। उसी पल क्रिस के दिमाग में एक खतरनाक योजना कौंधती है, मगर उससे पहले ही राल्फ ठिठक जाता है। उसे महसूस होता है उसकी मौत आ चुकी है। एक अदृश्य ताकत उसे खींचने लगती है। उसके हाथ वैसे ही मुड़ने और कुचलने लगते हैं जैसे तस्वीरों में दिखाया गया था। एली और क्रिस उसे बचाने की कोशिश करती हैं, मगर वे बेबस हैं। उनकी आंखों के सामने राल्फ बेरहमी से चीर दिया जाता है। सन्नाटा छा जाता है। क्रिस हिम्मत जुटाती है और एक आखिरी दांव खेलने का फैसला करती है। वो एली की इंसुलिन का इस्तेमाल करेगी। वो अपना दिल अस्थायी रूप से रोक देगी, तकनीकी तौर पर मर जाएगी, फिर एड्रेनलिन और दूसरे इंजेक्शन से खुद को वापस लाएगी। अगर वो मर चुकी होगी तो शायद मौत उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए। वे अस्पताल के एक सुनसान हिस्से में सब तैयारी करती हैं। क्रिस को अपनी मौत की छाया पास आती दिखाई देती है, लेकिन वो नजरअंदाज करती है। वो पानी से भरा बाथटब तैयार करती है। एली कांपते हाथों से उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देती है। अब क्रिस की मौत पूरी तरह सामने आ खड़ी होती है। जैसे ही क्रिस का शरीर ढीला पड़ता है, वो पानी में गिरती है और वो सत्ता उसे डुबोने लगती है। एली दौड़कर उसे बाहर खींचती है, सीपीआर शुरू करती है, बार बार डिफिब्रिलेटर से उसके दिल को झटका देती है। उधर दूसरी तरफ नोआ को होश आने लगता है। वो लड़खड़ाता हुआ उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। बंद शटर तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच एली के सामने उसकी खुद की मौत भी प्रकट हो जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो पूरी ताकत से क्रिस को वापस लाने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार नोआ शटर तोड़ देता है और अंदर घुसकर मशीनों पर गोलियां चलाने लगता है। उधर बेहोशी की गहराई में क्रिस एली के साथ बिताए हर पल को देखती है। उसे एली की आवाज सुनाई देती है, वापस आओ। उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ती है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो जिंदा है, लेकिन वो देखती है एली जमीन पर पड़ी है। उसके शरीर में गोली का घाव है। उसकी मौत उसके ऊपर मंडरा रही है। नोआ बदहवास होकर बंदूक उनकी तरफ तानता है, बदला लेने के इरादे से, मगर जैसे ही उसका हाथ एली के खून को छूता है, कुछ बदल जाता है। एली की मौत उससे अलग होकर नोआ की तरफ खिंच जाती है। वो छाया अब एली से हटकर नोआ के सामने खड़ी है। घबराहट में नोआ उस पर गोली चलाता है। गोलियां उछलकर वापस उसी को लगती हैं और एक पल में उसका अंत हो जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। क्रिस को अब भी कभी कभी अपनी मौत की झलक दिखाई देती है, मगर उसने उसके साथ जीना सीख लिया है। अब वो और एली एक सच्चे रिश्ते में है, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की ताकत। सब कुछ सामान्य होने लगता है। तभी स्कूल में एक नई छात्रा आती है। उसे एक लॉकर दिया जाता है। वो उसे खोलती है। अंदर वही सीटी रखी है। स्कूल की एक सभा के दौरान वो लड़की उसे बाहर निकालती है। पूरे छात्र समूह के सामने वो सीटी अपने होठों से लगाती है और जोर से फूंक मार देती है। वहां पर सारे लोग डर जाते हैं। सबको अपनी मौत सामने दिखने लगती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।